नुकसान से निपटने में सबसे ज़रूरी चीज़ है उससे मिलने वाला सबक। महान चिंतक और समाज सुधारक स्वामी दयानंद कहते थे कि नुकसान से मिलने वाले सबक को नहीं भूलना चाहिए, वो आपको सही मायने में विजेता बनाता है। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 9वां दिन। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन दूसरा संशोधन विधेयक 2023 और संघ राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023 पर राज्यसभा में होगी चर्चा। लोकसभा में डाकघर विधेयक 2023 पर बहस रहेगी जारी। 3 नए आपराधिक कानून विधेयकों को पारित किए जाने के लिए लोकसभा में होगा विचार। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पारित हुए केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 और निरसन और संशोधन विधेयक 2023। लोकसभा में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि विशेष उपबंध दूसरा संशोधन विधेयक 2023 समेत 3 विधेयक भी किए गए पेश। संसद में सुरक्षा उल्लंघन की घटना की हो रही है उच्च स्तरीय जांच, बोले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। घटना को गंभीर करार देते हुए कहा, संसद की सुरक्षा की होगी व्यापक समीक्षा। घटना पर बुलाई सर्वदलीय बैठक। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने भी दिया जांच का आश्वासन। COP28 शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल बंद करने के लिए ऐतिहासिक समझौते पर बनी सहमति। जलवायु संकट के प्रमुख कारण जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल उचित और न्याय संगत तरीके से खत्म करने का किया गया है आह्वान। पेरिस समझौते को अक्षरशः लागू करने की भारत ने की थी अपील। हॉकी जूनियर विश्व कप के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला जर्मनी से। मलेशिया के कुआलालंपुर में रोमांचक क्वार्टर फाइनल में भारत ने नीदरलैंड्स को 4-3 से हराया था। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 9वां दिन है। आइए एक नजर डालते हैं कि आज लोकसभा में क्या कुछ खास रहेगा। आज लोकसभा में डाकघर विधेयक 2023 पर बहस जारी रहेगी। 3 नए आपराधिक कानून विधेयकों को पारित किए जाने के लिए लोकसभा में विचार किया जाएगा। वहीं राज्यसभा में आज के कामकाज की बात करें तो आज जम्मू कश्मीर पुनर्गठन दूसरा संशोधन विधेयक 2023 और संघ राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023 पर राज्यसभा में चर्चा सूचीबद्ध है। संसद में सुरक्षा उल्लंघन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि जो घटना हुई वो हम सभी के लिए चिंता का विषय है और गंभीर भी है। घटना की उच्च स्तरीय जांच की जा रही है और उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सदन में सुरक्षा को लेकर व्यापक समीक्षा की जाएगी। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि जरूरत पड़ने पर सांसदों के अनुमोदन पर दर्शक दीर्घा के लिए पास बनाने के नियम और शर्तों की समीक्षा भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे इसे सबके साथ साझा किया जाएगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि पुलिस जांच कर रही है और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलती रहेगी। जो घटना शून्यकाल के समय घटित हुई थी, उस घटना की लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन जो हम सबकी चिंता थी कि वह धुआं क्या था, वह अभी तक प्रारंभिक जांच में जो जांच की उसमें वह साधारण धुआं और सनसनी फैलने वाला धुआं था। इसलिए उस धुएं की कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं, उसकी प्रारंभिक ठीक से जांच कर ली गई है।
लोकसभा की सुरक्षा में चूक का मामला राज्यसभा में भी उठाया गया। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने लंच के बाद कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा के घटनाक्रम की सांसदों को जानकारी दी और कहा कि मुझे सूचना मिली है कि घुसपैठ करने वाले युवकों को पकड़ लिया गया है। संसद की सुरक्षा सेवा पूरे मामले की जांच कर रही है। Honorable members, the information to me. Please take your seat. Please be seated. Please be seated. The intruders in Lok Sabha visitor gallery have immediately been apprehended. The Parliamentary Security Service is examining the matter forthwith. Will apprise the honorable members about the result before I rise for the day. So bear with me. लोकसभा सचिवालय के अनुरोध पर गृह मंत्रालय ने संसद सुरक्षा उल्लंघन की घटना की जांच का आदेश दिया है। सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह के नेतृत्व में एक जांच समिति गठित की गई है, जिसमें अन्य सुरक्षा एजेंसियों और विशेषज्ञों के सदस्य शामिल हैं। जांच समिति संसद की सुरक्षा में सेंध के कारणों की जांच करेगी, खामियों की पहचान करेगी और आगे की कार्रवाई की सिफारिश करेगी। समिति जल्द से जल्द संसद में सुरक्षा में सुधार के सुझावों सहित सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। संसद के शीतकालीन सत्र में राज्यसभा ने बुधवार को केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस विधेयक के तहत तेलंगाना में एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने का प्रावधान है। इस विश्वविद्यालय को मुख्य रूप से भारत की आदिवासी आबादी के लिए उच्च शिक्षा और अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करने के लिए बनाया जाएगा। लोकसभा ने पिछले सप्ताह इस विधेयक को पारित कर दिया था। विधेयक में तेलंगाना में एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान है, जिसका नाम सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय होगा। ये मुख्य रूप से भारत की जनजातीय आबादी के लिए उच्च शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं का मार्ग प्रशस्त करेगा। विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि विश्वविद्यालय देश के जनजातीय समुदायों से संबंधित मामलों पर शोध का केंद्र होगा। उच्च शिक्षा संस्थानों में ड्रॉप आउट पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले 5 वर्षों में ड्रॉप आउट का विश्लेषण किया है। विश्लेषण के अनुसार सामान्य वर्ग में 1.53%, अन्य पिछड़ा वर्ग में 1.51%, अनुसूचित जाति वर्ग में 1.47% और अनुसूचित जनजाति वर्ग में 1.29% छात्रों ने आईआईटी में पढ़ाई छोड़ी है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो प्रतिबद्धता थी सरकार की, एक यूनिवर्सिटी, ट्राइबल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी आंध्र और तेलंगाना में बने। तेलंगाना आंध्र में तो बन चुकी है, उसकी कैंपस भी शुरू हो गई है। अभी वहाँ की स्थायी कैंपस के लिए हमने प्रारंभ में कहा कि उसकी फाउंडेशन स्टोन देने का हमें अवसर मिला, सौभाग्य मिला। ऐसे ही तेलंगाना सरकार के अगर सही समय में सहयोग होता तब ये यूनिवर्सिटी अभी तक रूप ले चुका होता। उन्होंने लंबे समय तक लैंड देने में विलंब किया, इसीलिए इसकी इम्प्लीमेंटेशन में देरी हुई, लेकिन देर सही दुरुस्त हुआ। अभी आज की आपके अनुमोदन के बाद जब आदरणीय राष्ट्रपति जी इसकी स्वीकृति देंगे, जल्द ही यूनिवर्सिटी खोलने की सारे प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। निश्चित रूप में एक देश में ये राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन करके आगे बढ़ेगा। ये हम सभी के लिए सुखद अवसर होगी। हमारी देश की जनजाति विषयों के बारे में विशेष अध्ययन करने का ये विश्वविद्यालय अपनी दायित्व निभाएगा। उपाध्यक्ष जी, मैं एक तथ्य आपके माध्यम से सदन में ऑन रिकॉर्ड रखना चाहता हूँ। पिछले 5 साल की हमने एक एनालिसिस किया है। 5 साल की जितने बच्चे एडमिशन लेते हैं, अगर मैं आईआईटी को ही कोट करूं, आईआईटी की स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी में 2,66,433 ये एडमिशन लिए।
मैंने दाखिला लिए हैं, 5 साल की क्यूमुलेटिव फिगर, और 5 साल में ड्रॉप आउट 4081 हुए हैं, 1.53%। इनके कारण हमने ढूंढा क्यों ड्रॉप आउट हुए हैं। उनमें से 60% बच्चों को और कोई इंस्टीट्यूशन में दाखिला का अवसर मिल गया, यहाँ तो ड्रॉप आउट में दिखाया गया, लेकिन उनको कोई उन पढ़ाई से बाहर नहीं चले गए, वो पढ़ाई के अंदर रहे, उनकी सुविधा उनके मन के हिसाब से और कोई इंस्टीट्यूशन में गए। 40% में से 30-35% लोग विभिन्न सामाजिक पारिवारिक स्वास्थ्य के कारण से ड्रॉप आउट हुए हैं, और उनकी संख्या कुल मिला के चेन्नई IIT में 0.5% से नीचे है। मित्रों, यह कह देना कि आज इस सरकार के समय में ड्रॉप आउट बढ़ गया है, ये तथ्य उसकी परे हैं। आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2023 समारोह में भाग लेंगी। राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल होंगी। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2023 समारोह की शुरुआत करीब 4 बजे होगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति सभा को संबोधित करेंगी और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023, राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार 2023 और ऊर्जा संरक्षण पर राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता 2023 के विजेताओं को सम्मानित भी करेंगी। ऊर्जा संरक्षण के महत्व पर संदेश फैलाने और ऊर्जा दक्षता और संरक्षण में राष्ट्र की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए हर साल 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस और पुरस्कारों का आयोजन ऊर्जा मंत्रालय के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE द्वारा किया जा रहा है। केंद्रीय विद्युत और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह, केंद्रीय ऊर्जा और भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्ण पाल और विद्युत मंत्रालय के सचिव पंकज अग्रवाल भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। आने वाले दिनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दक्षिण भारत की यात्रा करेंगी। इस दौरान वे 18 दिसंबर को हैदराबाद पहुंचेंगी और विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। तेलंगाना में सभी संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में उचित व्यवस्था और समन्वय करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रपति के 5 दिन तक हैदराबाद में रहने की संभावना है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं दुबई में संपन्न हुए 28वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की। COP28 सम्मेलन में देशों ने ऐतिहासिक संयुक्त अरब अमीरात आम सहमति का अनुमोदन किया है। इसमें वर्ष 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने और जीवाश्म ईंधन से दूर रहने का आह्वान किया गया है। सम्मेलन में भाग लेने वाले 198 देशों ने महत्वाकांक्षी जलवायु एजेंडा तैयार किया है, जिसका उद्देश्य वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है। सम्मेलन में भारत ने पेरिस समझौते को अक्षरशः लागू करने की अपील की थी। सुप्रभात में अब बात करते हैं खेल जगत की। हॉकी जूनियर विश्व कप के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला जर्मनी से होगा। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप मलेशिया 2023 के रोमांचक क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड को 4-3 से हराया था। विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर काबिज भारत और चौथी रैंकिंग की नीदरलैंड की हॉकी टीम के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला काफी रोमांचक रहा। हाफ टाइम तक डच टीम 2-0 से आगे थी, लेकिन उसके बाद भारत ने वापसी की और दूसरे हाफ में 4 गोल दागे। 2 गोल से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए भारतीय टीम ने जूनियर हॉकी विश्व कप में नीदरलैंड जैसी मजबूत टीम को 4-3 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। वनडे विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। इसके अलावा बैडमिंटन मेंस डबल्स की जोड़ी सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। मोहम्मद शमी ने हाल ही में आयोजित ICC वनडे विश्व कप 2023 में बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया था। शमी ने वनडे विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लिए। उन्होंने केवल 7 मैच में 24 विकेट हासिल किए थे। पहले 4 मैच में बाहर रहने के बाद शमी को जब मौका मिला
तो उन्होंने उसका पूरा फायदा उठाया। वो अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी 2 टेस्ट मैच की श्रृंखला में खेल सकते हैं। सुप्रभात में अब बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की और जानते हैं आज के दिन से जुड़ी मुख्य घटनाओं के बारे में। 14 दिसंबर साल 1991 को पहली बार राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिया गया। साल 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया। आज ही के दिन इसे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण के अभियान को प्रभावशाली बनाने के लिए सरकार द्वारा लोगों के बीच में ऊर्जा संरक्षण प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाता है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय स्तर पर एक वैधानिक निकाय के रूप में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE की स्थापना की गई। 14 दिसंबर साल 1918 को BKC अयंगर का जन्म कर्नाटक के बेलूर में हुआ। उनका पूरा नाम बेलूर कृष्णमाचारी सुंदरराज अयंगर है। उन्होंने पूरी दुनिया को योग के जरिए सेहत का पाठ पढ़ाया। उनकी योग पद्धति अयंगर योग के नाम से प्रचलित हुई। आधुनिक योग के जनक कहे जाने वाले तिरुमलाई कृष्णमाचार्य उनके गुरु रहे। टाइम पत्रिका ने साल 2004 में दुनिया के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में उनका नाम शामिल किया। भारत सरकार ने उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में साल 2002 में पद्म भूषण और साल 2014 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 14 दिसंबर साल 1995 को पेरिस में डेटन संधि पर हस्ताक्षर हुए। यह संधि बोस्निया, सर्बिया और क्रोएशिया के नेताओं के बीच हुई। इस समझौते की रूपरेखा नवंबर 1995 को ही तैयार की गई। संधि ने लगभग 3 साल से जारी बाल्कन युद्ध को समाप्त किया। इस समझौते के तहत बोस्निया को एक राज्य बनाए रखा गया, लेकिन इसे 2 हिस्सों में बांट दिया गया। मुस्लिम और क्रोएशियाई आबादी वाला पहला हिस्सा देश के 91% भूभाग का प्रतिनिधित्व करता था, जबकि सर्ब गणराज्य के पास बाकी का 49% भूभाग का अधिकार क्षेत्र था। हिंदी सिनेमा में शोमैन के नाम से मशहूर राज कपूर की आज बर्थ एनिवर्सरी है। मेरा नाम जोकर और आवारा जैसी फिल्मों से सभी के दिलों पर राज करने वाले राज कपूर आज भले ही हमारे बीच मौजूद नहीं हैं, लेकिन वो आज भी करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते हैं। आइए राज कपूर के जीवन से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें जानते हैं एक वीडियो के जरिए। का नाम है आवारा हूँ, मेरा जूता है जापानी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में GPAI शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि AI नए भविष्य को गढ़ने का सबसे बड़ा आधार बन रहा है और ये न केवल आर्थिक विकास सुनिश्चित करता है, बल्कि समानता और सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित करता है। आइए चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं AI से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। AI is made in India for the world. हम भारत AI भारत GPT बना रहे हैं। ये एप्लीकेशन बनाई है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की 3 थीम्स को केटर करता है। We have a deepfake detection algorithm. Detecting is more than 96%.
G5 के माध्यम से AI नेतृत्व में भारत को वैश्विक मंच पर लाकर प्रस्तुत किया है। हम भारत AI भारत GPT बना रहे हैं। ये पॉडकास्ट है स्वामी विवेकानंद के साथ और सरदार वल्लभ भाई पटेल। We have a deepfake detection algorithm that we have started to use and pilot. Our percentage of detecting is more than 96%. So क्लाइमेट के अंदर हम लोग फ्लड फोरकास्टिंग कर रहे हैं बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ हाइड्रोलॉजिकल मॉडल्स, जिससे अप टू 1 वीक इन एडवांस रिवर अपसाइड से लेकर डाउनस्ट्रीम तक हम लोग वार्निंग्स भेज रहे हैं। तो एग्रीकल्चर पे वी आर एबल टू आल्सो आइडेंटिफाई द मेजर क्रॉप्स एंड इफ वी जूम इन टू एनी ऑफ द फील्ड्स सो वी आर एबल टू आइडेंटिफाई कि उसमें वीट लगा है, मस्टर्ड लगा है, उस एरिया का आईडी क्या है, एरिया कितना है, एंड फ्यूचर में हम लोग क्रॉप पैटर्न्स भी आइडेंटिफाई करें। हमारा सोल्यूशन है WHO रिकमेंडेड सोल्यूशन है टीबी स्क्रीनिंग के लिए। सर आर AI इज़ मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। हम अराउंड 10 मिलियन लोगों को टीबी के लिए स्क्रीन कर चुके हैं सर, और टीबी से रिलेटेड सारे लंग डिसीजेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सर इम्पैक्ट की बात करें तो हमने देखा है कि जब AI नहीं यूज़ होता था और आज जब यूज़ हो रहा है 25% एडिशनल टीबी केसेस हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं और 50% कॉस्ट भी कम हुई है टीबी डिटेक्शन की। एडिशनल मतलब वो पेशेंट जो पहले मिस हो रहे थे वो AI की टेक्नोलॉजी की कमी के कारण टेक्नोलॉजी की कमी के कारण, और पहले सिर्फ टीबी स्पेसिफिक प्रोग्राम में टीबी डिटेक्ट हो रहा था, लेकिन अब हमने AI को सर्वेलेंस के तौर पे लगा दिया कि पेशेंट किसी भी, जैसे अगर जुकाम के लिए भी आया और चेस्ट एक्सरे हुआ है तो एक बार टीबी के लिए का टेस्ट रन हो जाए, यानी एक एक्स्ट्रा हाँ होलिस्टिक रूप में टेस्टिंग होगा। तो बेसिकली हम लोगों ने कैटल का हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए जो इंडियन ब्रीड्स प्लस HF और जर्सी सबके लिए बनाया हुआ है, और ये जो डिवाइस है अभी हम लोग इंडिया में पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात 3 स्टेट्स में लगा चुके हैं, और इसके जो परिणाम है अभी लोगों को टाइम पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का इंफॉर्मेशन मिल रहा है, हेल्थ की सुविधा मिल रही है और उनको दूध में बढ़ोतरी मिल रही है। जय द्वारकाधीश साहब। जय द्वारकाधीश। हमारी मम्मी बात करो मांगे है। अरे कराओ ये माड़ी पाछे જોયા મેં। जय द्वारकाधीश माँ, કેમ છે તબિયત પાણી? સારા છે ને? હા ઉપર વાળી દે દ્વારકાધીશ ની દયા, આપણી કાંઈ નહીં। મારે સાહેબ 10 ગાયો ગીર ઓલાદની ગાયો છે। આ પેટ બ્લેડ થી મને ઘણો બધો ફાયદો છે। ગાયને તાવ આવે, બીમાર કેટલા સમયથી ઉપયોગ કરો છો મેહુલભાઈ? 6 મહિનાથી સાહેબ ઉપયોગ કરું। नमस्ते अंकिता जी। मैं आयुष्मान काउ फीड बेल्ट बिठाया है, इसका मुझे बहुत फायदा हुआ है। इसकी वजह से हमें गाय को 24 घंटे की निगरानी रख पाती हूँ इसकी वजह से। आप अगर एक कंप्यूटर से पता चल जाएगा कि आज पशु ये कर रहा है, भूखा हो गया, बीमार हो गया, फिर ये सारा काम मशीन करेगा तो पशु का हाल क्या होगा? तो फिर पशु के पास कौन जाएगा? उन पर ध्यान रखते, समय बचता है इससे। ये कम्प्लीटली सर इंडिया में सर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं सर, SMT इन इंडिया, और ये AI सिस्टम्स के ही बोर्ड हैं सर, जो कि साइबर सिक्योर सर्वर्स हैं, और ये इंडिया के वर्ल्ड के कुछ चुनिंदा डिजाइन में से एक है जो इंडिया में ही सर डिजाइन भी हो रहा है, मैन्युफैक्चर भी हो रहा है।